हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात अनुच्छेद 74 में की गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। अनुच्छेद ऐसा 74 कहता है, यानी राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 में दिया गया है, यानी कि कैसे कैसे मंत्रिपरिषद का गठन होता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है। अनुच्छेद 75 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। मंत्री पद की योग्यता। फिर बात आती है कि मंत्री पद की योग्यता कितनी होनी चाहिए या क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक मंत्री बनने के लिए। तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य हो, संसद मतलब राज्यसभा या लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। एक कंडीशन और होती है कि आम आदमी यानी कोई अन्य आदमी भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। यानी मंत्री पद की योग्यता क्या है? पहली नंबर कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वह सदस्य नहीं है तो मंत्री तो रह सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने तक उसने राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बना तो उसे इस्तीफा देना होगा, यानी मंत्री पद से हटा दिया जाए। एक नोट करके लिखवा दिया, जिसमें कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। पेपर में सीधे क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद किसके तरफ मतलब उत्तरदायी होती है, यानी तो उसमें आता है ऑप्शन कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी क्वेश्चन आएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो हमें टिक क्या करना है कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद की संरचना, यानी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, यानी कि नंबर 1 कैबिनेट मंत्री आते मंत्रिपरिषद में। नंबर 2 राज्य मंत्री होते हैं और नंबर 3 पर उप मंत्री, यानी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पे राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे नंबर पे उप मंत्री होते हैं। तो इसमें कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं?
इन कैबिनेट मंत्री इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। यानी इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया व अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिए जाते हैं। व अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय जो सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के आधार पर बनाए जाते हैं, उनका मंत्री बनाया जाता है। इनको बोलते कैबिनेट मंत्री, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। यानी कि के लिए मात्र कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। यानी कि सरकार चाहे तो अपनी तरफ से भी इनको मंत्री बना सकती है, लेकिन उसके लिए इनको एक बैठक बुलानी पड़ती है। यानी कि उस बैठक में निर्णय लेना होगा कि इसको क्या मंत्री बनाया जाए। नंबर 2 पे आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में 2 टाइप के मंत्री होते हैं। एक तो राज्य मंत्री ही होते खुद, इनको ऐसे मंत्रालय या विभाग दिए जाते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। मतलब इनको ऐसे विभाग दिए जाएंगे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके सहयोगी होंगे, यानी उन्हीं के अंडर ये काम करेंगे। नंबर 2 पे आते राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये किसी अन्य मंत्रालय की देखरेख करते हैं। इनका काम क्या होता है? किसी अन्य मंत्रालय को देखना। नंबर 3 पे आते उप मंत्री। ये सबसे थर्ड क्वालिटी के हैं। ये इनका काम होता है कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों के जो प्रशासनिक काम हैं उनकी देखरेख ये करते हैं। यानी उप मंत्रियों का काम होता है जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हैं उनके जो प्रशासनिक काम हैं उनकी देखरेख करना इनका काम होता है। एक स्टार करके लिखवाया है कि 2004 तक भारत में मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री की बात की जाती थी। यानी कि 2004 तक जो पहले 2004 से पहले जो सरकारें बनती थी उसमें उप प्रधानमंत्री भी बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उप प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, यानी कि 2004 तक बनते हैं। तो पेपर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि इसके समय पर कौन, यानी कि ये प्रधानमंत्री थे तो इनके समय उप प्रधानमंत्री कौन था, तो मैंने सब लिख दिया। यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उप प्रधानमंत्री। यानी कि जब सबसे पहले सरकार 1947 में बनी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी आई। जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की भी सरकार बन रही, क्रम से बन रही। देखो पहले इंदिरा गांधी, इनके समय मोरारजी देसाई के समय चौधरी चरण सिंह आ गए। अब ये प्रधानमंत्री, बाद में ये भी प्रधानमंत्री बन गए। इनके समय जगजीवन राव। फिर जगजीवन राव नहीं प्रधानमंत्री बन पाए, फिर आई सरकार बीपी सिंह, यानी बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और इनके समय देवीदास उप प्रधानमंत्री बन गए। फिर देवीदास के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और इनके समय बनाया गया लाल कृष्ण आडवाणी। ये 2002 से 2004 तक बने और अंतिम थे, यानी कि इनके बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना।
उसके बाद 2004 में यह पद समाप्त कर दिया गया और जब से अब तक वो प्रधानमंत्री अब नहीं बनाया जाता। फिर बात आती है किचन कैबिनेट। कभी कभी आपने नाम सुना होगा किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट क्या है? इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्लस प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री तथा बाहरी लोग होते हैं जो इनके खास लोग होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के बिल्कुल खास लोग होते हैं। इसमें मित्र भी हो सकते हैं और परिवार के भी। यानी कि किचन कैबिनेट ये नाम जो है मीडिया द्वारा दिया गया है। संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है, यानी कि इसका वर्णन संविधान में नहीं है। मीडिया द्वारा दिया गया यह नाम है, इसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं। यानी संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई, यानी मीडिया इसको किचन कैबिनेट बोलने लगी। फिर बात आती है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद, सबसे पहले अभी मंत्रिपरिषद तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है कि प्रधानमंत्री होते हैं, सबसे मेन वो तो हेड होते हैं। उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सब होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। यानी इन सबको मिला के मंत्रिपरिषद बनती है। और मंत्रिमंडल में क्या होता है, केवल पीएम होंगे और कैबिनेट मंत्री, यानी प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो उच्च क्वालिटी के मंत्री होते हैं, जिनको अच्छे यानी कि बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। तो केवल अगर मंत्रिमंडल की बात करेगा तो केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आएंगे। अगर मंत्रिपरिषद की बात करता है तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये चारों लोग आ जाएं। जैसी बात, इसका आकार बड़ा होता। क्यों बड़ा होता? क्योंकि भाई इसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे, कैबिनेट मंत्री भी आ रहे, राज्य मंत्री भी आ रहे, उप मंत्री भी आ रहे, तो उसका आकार बड़ा हो गया। और इसका आकार छोटा होगा क्योंकि इसमें दो ही लोग आ रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री। लेकिन शक्ति इसकी ज़्यादा होती है। क्यों? ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनकी शक्ति थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। यानी कोई अगर अच्छे फैसले लेने हैं या बड़े फैसले लेने हैं तो यही मंत्रिमंडल ही फैसला लेता है। नोट करके एक और याद कर लो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हो। इसमें क्या कहा गया कि इसमें खंड का तथा खंड खा जोड़ा गया, यानी इसमें खंड एक का तथा एक खा जोड़े गए। खंड एक का में क्या कहा गया? खंड एक का में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या है तो उसमें जो लोकसभा के मेंबर हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे इस समय 543 मेंबर हैं लोकसभा में, तो उनका 15% अगर निकालो तो वो 80 के करीब पहुंचेगा। तो यानी कि 80-81 के आसपास पहुंचता है। तो इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, यानी कि 80-81 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, उससे कम ही रहेंगे। ऐसा किसमें कहा गया? खंड एक का में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री 80 या 81, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। उसके बाद आता है खंड खा। खंड खा में यह कहा गया है
खंड 1 में कि किसी भी सदन का तथा किसी भी पार्टी का, यानी किसी भी सदन का होना चाहिए तथा किसी भी पार्टी का हो, कोई अगर सदस्य है तो वह दल बदल के आधार पर अगर अपनी सदस्यता खो देता है तो वह मंत्री पद के योग्य नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अपनी सदस्यता खो देता है तो वह मंत्री पद के योग्य नहीं होगा, यानी उसे मंत्री नहीं फिर बनाया जा सकता। एक नोट और है, भारत में ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है, तो आंसर लगाएं कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है और जिसका हेड कौन होता है, जिसमें कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है, तो हम क्या बताएंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है और तथा कार्यपालिका का हेड कौन होगा, कार्यपालिका। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को लगा देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन बात ये है कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का होता है, लेकिन होता राष्ट्रपति है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि नाम मात्र का प्रमुख कौन है, तब राष्ट्रपति होता है। यानी कि वास्तविक तौर पर प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि देखा जाए तो वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री इसके मुखिया होते हैं, लेकिन जिसमें कार्यपालिका का मुखिया कौन होता, राष्ट्रपति। यानी लिखित रूप से राष्ट्रपति ही होंगे, लेकिन वास्तविक रूप से कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में आप लोगों को बताया और इससे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान के चलो कभी कभार आ जाता है। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी जाकर देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं धीरे धीरे करके पूरी पॉलिटी को समाप्त कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।